जब पिताजी गुजरे तब मेरी उम्र 12 साल की थी। गीता दीदी 18 और भैया 22 साल के थे। अचानक हुए इस हादसे को हम सब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे समझ थोड़ी कम थी, फिर भी इतना भी ना समझ नहीं था कि पिताजी के जाने का अर्थ ना समझ सकूं। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कच्ची गृहस्थी थी, ऐसे में उन्हें चारों तरफ सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सारे रिश्तेदार जमा थे। वे माँ को समझाने का भरकस प्रयास कर रहे थे, मगर वे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। बस एक ही रट लगाए थी कि अब वे शेष जीवन कैसे गुजारेंगी, कैसे गीता की शादी होगी, हम सबको वे कैसे संभालेंगी। उनका रुदन सुनकर सभी के आंखें नम थी। थोड़ा बहुत वे मामा जी को समझने को तैयार थीं। मामा जी भरे मन से बोले, दीदी दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनकर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा परिवार संभल नहीं जाता। उन्होंने अपना वादा भी निभाया। रोजाना शाम को बैंक की ड्यूटी से खाली होते तो सीधे घर आकर हमारा हाल चाल जरूर लेते। उनके आने से हम सबको बल मिलता। उन्हीं के प्रयास से भैया को पापा की जगह पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। फंड से मिले रुपयों से गीता दीदी की शादी हुई। पापा का बनाया मकान था, सो रहने की समस्या नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर संभलने लगा। गीता दीदी की शादी के बाद बचे रुपयों को माँ ने अपने पास बुरे वक्त के लिए रख लिया। इस बीच भैया की शादी के लिए लड़की वालों के रिश्ते आने लगे। माँ को एक जगह रिश्ता अच्छा लगा, सो मामा से राय मशवरा करके भैया की शादी कर दी। अब वे निश्चिंत थीं। ले देकर एक मैं ही बचा था। उन्हें विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर सेटल हो ही जाऊंगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। माँ को अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और वे हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गईं। भैया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मैं अकेला हो गया। मैं उस रोज फूट फूट कर रोया, क्योंकि एक माँ ही थी जो मेरी राजदा थी। मैं जब भी कभी उलझन में होता, वे बड़ी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर देती। एक तरह से वे मेरी संबल थी। माँ की 13वीं तक गीता दीदी मेरे पास रहीं। जब तक थी मेरी तन्हाई पर अंकुश लगा रहा, पर जैसे ही वे चली गईं, घर काटने को दौड़ने लगा। सबसे बुरी बात ये हुई कि जिन भैया भाभी पर मेरी जिम्मेदारी थी, वे ही मुझसे विमुख होने लगे। एक दिन मैंने माँ की पासबुक देखी तो पाया कि उसमें फूटी कौड़ी भी ना थी। यह जानकर मैं स्तंभ रह गया। भैया से पूछा तो बड़े तल्ख शब्दों में बोले, मैं क्या जानूं, पूरे 2 लाख रुपए थे भैया, माँ ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए रखे थे। मैं लगभग रुआंसा हो गया। जब तू जानता था कि पूरे 2 लाख रुपए थे तो तुझे ये भी पता होगा कि रुपए कहाँ गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ ने इतने रुपए बैंक में रखे हैं। भैया बड़ी सफाई से अपना दामन बचा ले गए। भैया याद कीजिए, माँ ने आपको मेरी अनुपस्थिति में कुछ दिया हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ से दिन रात तो तू चिपका रहता था। तुम दोनों क्या खिचड़ी पकाते थे, मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर वे कहाँ से मुझे रुपए देंगी? मुझे रुपयों की जरूरत ही क्या है जो उनसे मांगूंगा और वे मुझको देंगी? खिचड़ी? कैसी बात कर रहे हैं आप भैया? ना मैंने ना माँ ने आज तक आपसे कुछ छुपाया। पापा का जो भी फंड मिला उससे गीता दीदी की शादी हुई और शेष रुपए जस के तस बैंक में जमा हो गए थे, इसलिए कि अगर मुझे बेहतर पढ़ाई करनी पड़ी हो तो आपसे मांगने की जरूरत ना पड़े। इतना घमंड? माँ आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी, अब आप इसे जिस रूप में लें, कहकर मैंने इस विवाद को विराम दिया, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं तो क्या कर सकता हूँ। जबकि सच्चाई यही थी कि रुपए भैया ही ने लिए थे। माँ की आदत थी, वे चेकों पर पहले से हस्ताक्षर बनाकर रखती थी, ताकि पेंशन के रुपए लेने के लिए मुझे माँ का इंतजार न करना पड़े। कभी कभी माँ दीदी के पास चली जाती थी तो वहीं से फोन कर देती थी कि मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं,
तो पेंशन निकाल लेना। माँ के इस विश्वास का भैया ने नाजायज फायदा उठाया। माँ के मरने की खबर रिश्तेदारों को देने जब मैं घर से बाहर निकला, उसी समय भैया भाभी को मौका मिला माँ का बक्सा खोलकर चेक और उनके रखे कुछ गहनों को चुराने का। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ माँ की लाश जमीन पर पड़ी हो, दूसरी तरफ भैया ऐसे कुत्सित प्रयास में लिप्त रहेंगे। ये सब सोचकर मेरा मन भीग गया। उस रोज माँ पिताजी की खूब याद आई। अगर आज वे जिंदा होते तो शायद ये सब ना देखना पड़ता। इन सब वजहों से मैं ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया। घर में भैया भाभी का मेरे प्रति कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं था। वे मेरे साथ बेगानों की तरह व्यवहार करते। आखिरकार जब मेरी पढ़ाई रुक गई तो मैंने एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी कर ली। तनख्वाह कोई खास न थी, हाँ लोगों की टिप्स ठीक ठाक मिल जाया करती थी। अभी 1 महीना भी ना गुजरा था कि एक दिन मैंने भाभी को भैया से कहते हुए सुना, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे देवर जी? 1 महीना होने दो, अभी से कान भरोगे तभी कुछ सोचेगा। भैया ने घुमा फिरा कर भाभी की बात मेरे सामने दोहरा दी। मुझे नागवार लगा। भाभी ना सही, कम से कम भैया को तो सोच समझकर बात करनी चाहिए। एक तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई, दूसरे नौकरी लगे जुमा 8 दिन हुए और घर खर्च का ताना देने लगे। अस्पताल से लौटने में कभी कभी मुझे देर हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात मैं देर से घर लौटा तो पाया कि घर के फाटक पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से चाबी लेकर फाटक खोला। कमरे की चाबी भैया एक खास जगह रखकर जाते थे, जिसका सिर्फ मुझे पता था। वहां से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। बहुत भूख लगी थी। रसोई में जाकर बर्तन उलट पुलट कर देखे, खाने के लिए कुछ भी ना मिला। खिनमन से भैया को फोन लगाया तो पता चला कि वे ससुराल में हैं। अगले दिन दशहरा था, सो मनाकर ही लौटेंगे। मैंने खुद रोटी बनानी चाहिए। जैसे ही गैस जलाई, कुछ सेकंड जली फिर बंद हो गई। रात के 12 बज गए थे। अब इतनी रात मुझे बाहर भी कुछ खाने को मिलने वाला ना था। ऐसा ही था तो भैया मुझे फ़ोन कर देते, मैं बाहर ही खा पी कर आ जाता। खुद तो ससुराल में दावत उड़ा रहे हैं और मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ गए। ये सोचकर मुझे तीव्र क्रोध आया, वहीं अपने हाल पर रोना भी। भैया को मुझसे क्या अदावत है जो इतना दुराव कर रहे हैं? भाभी ही उनकी सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अगर इतना ही है साफ साफ कह देते, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। यही सब सोचकर एक दिन मैंने खुद पहल की। तनाव में रहने से अच्छा है मैं खुद ही अलग हो जाऊं। दशहरा बीतने के बाद भैया भाभी घर लौट आए। आप लोग नहीं चाहते तो मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। भाभी ने सुना तो तुनक गई, बोली, ये तो अच्छी बात हुई। 6 महीने से हमारा खा रहे थे, अब जब कमाने लगे तो अलग गुजारे की बात करने लगे। अलग गुजारे के लिए आप लोगों ने विवश किया है। वैसे भी 6 महीने खिलाकर कोई एहसान नहीं किया। 2 लाख रुपए थे माँ के खाते में, जिसे आप लोगों ने छल से निकाल लिया। मैंने भी कहने में कोई कसर न छोड़ी थी। अब जब अलग रहना ही है तो मन की भड़ास निकालना ही मुझे उचित लगा। बेशरम हम लोगों पर इस तरह इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भैया चीखे थे। हकीकत है भैया, आज वो रुपये होता तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अस्पताल की मामूली नौकरी ना करनी पड़ती। तो क्या कलेक्टरी करते? कलेक्टरी नहीं करता मगर ढंग से नौकरी तो करता। आपने पिता का फर्ज निभाना तो दूर, मेरा हक मार लिया। उन्हें मेरा कहना इतना बुरा लगा कि मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठे, मगर ना जाने क्या सोचकर रुक गए। आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म, कहकर भैया अपने कमरे में चले गए। पीछे पीछे भाभी भी पहुंची। ऐसा भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है। 6 महीने से खिला पिला रहे थे ये सोचकर कि भाई है, उसका ये सिला दिया। एहसान फरामोश। भैया सुनते रहे, कुछ न बोले। तभी बड़ी बहन गीता आ गई। मैंने भरकस माहौल बदलने की कोशिश की तो भी वे समझ गई। जब तक माँ जिंदा थी भैया भाभी ने उनकी खूब आवभगत की। माँ पेंशन का आधा हिस्सा उन्हीं लोगों को दे देती थी, शेष अपने लिए रखती। गीता के बच्चों की डिमांड वही पूरी करती।
भैया भाभी सिर्फ समय से नाश्ता खाना खिला देते। भाभी को इतना भी फर्ज पहाड़ सा लगता था। पीठ पीछे भैया से भुनभुनाती। 2-4 दिन के लिए गीता दीदी आती तो भाभी चाहती कि दीदी किचन में उनका हाथ बटाएं। अपने बच्चों का एक भी सामान भी गीता दीदी के बच्चों को देना नहीं चाहती थी। एक दिन रात सोने के समय उनका बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया था। दीदी का बड़ा बेटा उसके बिना दूध नहीं पीता था। सुबह भाभी के पास गई। भाभी ज़रा सा बॉर्नवीटा ले लेती हूँ, अपने सोनू के लिए कल सुबह मंगा लूँगी। भाभी हंसकर टालने की नीयत से बोली, अपना भी यही हाल है, थोड़ा सा बचा है, ख़त्म हो जाएगा तो मुश्किल होगी। इनका हाल तो जानती हैं। भैया की ओर मुखातिब होकर बोली थी, कोई सामान लाने में ये कितने आलसी हैं। भैया नज़रें चुराने लगे। दीदी को सब कुछ समझते देर न लगी, उनका मन रिक्त हो गया। वे उल्टे पांव लौट आई। माँ को पता चला तो उनकी तेवरिया चढ़ गई। भाभी को सुनाने के लिए उठी तो दीदी ने रोक दिया। क्यों मेरे लिए उनसे बैर लेती हो माँ? मैं आज हूँ, कल अपने ससुराल चली जाऊँगी। रहना तो तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ है। माँ मन महसूस कर रह गई थी। भाभी का मायका आर्थिक रूप से कमज़ोर था। पिता एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर थे। माँ यह सोचकर उन्हें लाई कि गरीब घर की बहू रहेगी तो निबाह हो जाएगा, मगर हुआ उल्टा। कुछ न देखने वाली भाभी को जब सरकारी नौकरी वाला आर्थिक रूप से संपन्न पति मिला तो वे स्वार्थी और अहंकारी हो गईं। उन्हें लगा कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, मायके से उन्हें शय मिलती। उनकी माँ चाहती थी कि किसी तरह उनके बेटी दामाद अपना अचल हिस्सा लेकर स्वतंत्र गृहस्थी बसाएं। माँ के मरने के बाद भरकस उनका यही प्रयास रहा कि किसी तरह मैं इस मकान का अपना हिस्सा उन्हें बेच दूं। मैंने मन बना लिया था कि चाहे वे जो भी कर ले, मैं पिताजी की अमानत नहीं छोड़ूंगा। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के पीछे उनकी यही मंशा थी। इस प्रताड़ना से बचने के लिए जब मुझे तनख्वाह मिलने लगी तो उनके यहाँ खाना छोड़ दिया। ये भी उन्हें बर्दाश्त न हुआ। कभी बिजली का बिल तो कभी मकान के टैक्स के नाम पर वे मुझे जब तक परेशान करती। एक दिन मुझसे रहा ना गया, बोला, भाभी सबसे ज़्यादा बिजली आप खर्च करती हैं। टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, प्रेस सभी आपके पास हैं, आप भी खरीद लीजिए। मैंने मना तो नहीं किया है। उनकी वाड़ी में व्यंग का पुट था, मगर बिजली का बिल आधा आपको देना ही होगा। आधा क्यों? कनेक्शन पिताजी के नाम है। घर की आधी हिस्सेदारी आपकी भी बनती है तो बिल भी तो आधा देना ही होगा। अच्छा तर्क है आपका। बराबर क्यों? मैं उखड़ा। आप ज़्यादा खर्च करेंगी तो ज़्यादा देंगी, मैं कम खर्च करूँगा तो कम दूँगा। बिजली के नाम पर मैं सिर्फ एक 15 वाट का CFL और एक पंखे का इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें मेरा तर्क नागवार लगा। तुनक कर भैया के पास पहुँच गई। भैया चुपचाप सुन रहे थे। मुझे अस्पताल की जल्दी थी, सो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर मैं निकल गया। मेरे जाने के बाद दोनों के बीच जो भी खुसुर फुसुर हुई हो मुझे पता नहीं। हाँ, 2 दिनों बाद भैया ने मुझे अपना फैसला सुनाया। मैं रोज़ रोज़ की किचकिच से ऊब चुका हूँ। बेहतर होगा हम इस मकान को बेचकर अलग हो जाएं। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे सपने में भी भान नहीं था कि भैया पिताजी की विरासत के प्रति इस कदर निर्मम होंगे। आदमी अगर जानवर पालता है तो उससे भी मोह हो जाता है। यहाँ तो पिताजी के सपनों का आशियाना था। इससे कितनी यादें हम लोगों की जुड़ी थी। कितने कष्टों को झेलकर उन्होंने ये मकान बनवाया था। किराए के मकान में रहकर उन्होंने बहुत परेशानी झेली थी। 10 किराएदारों के बीच सुबह 4 बजे ही मम्मी पापा को उठना पड़ता था ताकि सबसे पहले पानी भर सके। साझा बाथरूम, अलग सिरदर्द था। चिलकौओं को पानी देने वाला समाज व्यवहार में भैया जैसा ही होता है। लिहाजा मैंने मन मारकर उनके फैसले पर मुहर लगा दी। मकान बिकने के बाद भैया ने दीदी को फूटी कौड़ी भी न दी। मामा ने मुझे सलाह दी कि अगर बड़े भैया गैर जिम्मेदार हो गए हैं तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उन्हीं के कहने पर मैंने 50,000 रुपये दीदी को पापा के हक के नाम पर दे दिए। उन्होंने भरकस मना किया, यहाँ तक कि रिश्तों की कसम देने की कोशिश की, मगर मैं टस से मस नहीं हुआ।
जीजा जी थोड़े रुष्ट हुए, कहने लगे, किस चीज़ की हमारे पास कमी है? उस धन पर तुम दोनों भाइयों का हक है। भले ही उन्होंने मना किया, पर मैं ससुराल वालों की मानसिकता को जानता था। पीठ पीछे सास ससुर जरूर ताना मारते। थोड़े रुपयों के लिए मैं नहीं चाहता था कि उनका सिर नीचे हो। मैं एक किराए के मकान में रहने लगा। वक्त ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया था। दीदी के प्रयासों से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी में भैया की तरफ से कोई नहीं आया। मैंने भी मनुहार नहीं की। जब उन्हें अपने फ़र्ज़ की याद नहीं रही तो मैं क्यों पहल करूं? 10 साल गुजर गए। इस बीच भैया भाभी का थोड़ा बहुत हालचाल अन्य लोगों से मिलता रहता। एक लड़की पहले से ही थी, 2 और हो गई। वे 3 बच्चियों के पिता बन गए। शायद यही वजह रही जो उन्हें शराब की लत लग गई। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने की जगह जिम्मेदारियों से भागने का उनका यह तरीका मुझे कायर सा लगा। एक दिन दीदी से खबर लगी कि उनकी हालत बेहद खराब है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। मैं सब परिवार उन्हें देखने गया। भाभी ने हमें खास तवज्जो ना दी, उल्टे उलाहना देने लगी कि इस संकट की घड़ी में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। चाहता तो मैं भी कह सकता था कि आपने कौन सा रिश्ता निभाया। कभी कभार दीदी उनसे मिलने जाती तो इनका मुंह टेढ़ा ही रहता। भैया किसी तरह ठीक ठाक हुए, इस चेतावनी के साथ कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो निश्चय ही उनका गुर्दा खराब हो सकता है, फिर उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। भाभी सहम गई। वे इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि ठीक से उठ बैठ नहीं सकते थे। ऑफिस कहने के लिए जाते थे, उनसे कोई काम हो नहीं पाता था। पीने की लत अभी भी नहीं छूटी थी। शाम पीकर घर आते तो लड़ाई झगड़ा करते। वे हद दर्जे के चिड़चिड़े हो गए थे। अपनी लड़कियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी ही उनकी देखभाल करने में आगे रहती थी। वे उन्हें हमेशा लताड़ते रहते, कहते कि तुम लोग मेरे लिए बोझ हो। उन्हें एक पुत्र की आस थी, पर 3 पुत्रियां ही हुई। एक दिन उनके पेट में फिर दर्द उठा। डॉक्टर के पास ले गए तो उसने वही पुरानी नसीहत दी, मगर भैया पर कोई असर नहीं पड़ा। शराब ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। एक हफ्ते ऑफिस नहीं गए, जाकर करते भी क्या। एक दिन साहब ने भाभी को बुलाया। मैडम, काम नहीं तो तनख्वाह कैसी? ये सुनकर भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब ने उनकी परेशानी भांप ली। एक रास्ता सुझाया। आप कितनी पढ़ी हैं? इंटर। नियमानुसार ठीक तो नहीं, मगर मानवता के नाते मैं एक रास्ता सुझाता हूँ। आप इनकी जगह यहाँ आकर 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करें। काम बेहद आसान है। आपको सिर्फ लिहाफों पर मुहर लगानी है व फाइलों को इधर से उधर ले जाना है। भाभी राजी हो गई। इस तरह घर में भैया की देखभाल बड़ी बेटी करती और वे नौकरी। भैया की देखभाल की वजह से बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई हमेशा हमेशा के लिए छूट गई थी। इन्हीं झंझाटों के बीच एक दिन खबर आई कि भैया नहीं रहे। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ पहुंच गया। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों लड़कियों के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरह से वे असहाय हो गए थे। मेरी पत्नी ने ढांढस बताया, सब ठीक हो जाएगा। वे अपना रुदन रोकर बोली, मैं अकेली औरत 3 बेटियों को लेकर कैसे पहाड़ जैसी जिंदगी काटूंगी, कैसे इनकी शादी होगी। मैंने अपनी ओर से आश्वासन दिया कि भैया की कमी भरकस पूरी करने की कोशिश करूंगा। 15 दिन बाद जब मैं सपत्नी वापस आने लगा तो भाभी रूधे कंठ से बोली, अगर सब एक साथ होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम बुरे वक्त में एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे के काम आते। मुझे मौका मिला अपने भीतर बरसों से जमे जज्बातों को उड़ेलने का। भावुक होकर मैं बोला, भाभी, नौकरी के दरमियान मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर इसलिए नौकरी देती है कि परिवार आर्थिक समस्या से न जूझे और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाए जैसे मृतक। क्या भैया ने वैसा किया? उन्होंने तो नौकरी पाकर ऐसे मुख मोड़ लिया जैसे उन्हें यह नौकरी उनकी योग्यता पर मिली हो। वे ये भूल गए कि यह नौकरी उन्हें पिताजी की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिली थी।
ना कि अपना घर बसाकर ऐश करने के लिए। भाभी चुप थी, क्या जवाब देती। आज भी पति आई है तब सबकी याद आई। जब उनका सब ठीक ठाक था तो मुझे ठीक से खाना तक नहीं देती थी, बिजली के बिल तक का हिसाब लेती थी। आज परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो पता चला कि जिंदगी का हिसाब किताब कितना जटिल होता है। क्या उनके पास इस जटिल हिसाब का कोई समाधान है? शायद नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।